35 राघव कोमा में, बाकी सब शॉक में। अब आगे। हॉस्पिटल काशी में राघव आईसीयू में था, जहां उसका इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा था। वही लावण्या उसी वीआईपी फ्लोर पर एक प्राइवेट वार्ड में बेड पर सोई हुई थी, जो कि राघव के एक्सीडेंट के धक्के की वजह से बेहोश हो गई थी। वीर ने बाकी सब कपूर फैमिली को वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ चाची, चाचा और उनके बेटे के अलावा वह से कोई भी नहीं गया। सुधा जी जहां लावण्या के रूम में थी, वही वीर, जिया, समीर जी और किरण सब आईसीयू रूम के बाहर खड़े थे। सबको राघव के कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो अब खतरे से बाहर है या नहीं, जिस वजह से सब काफ़ी टेंशन में थे। वही कुछ देर में अर्जुन भी वहां आ जाता है, जिसे जिया ने सब बता दिया था। हॉस्पिटल काशी कोर्ट से काफ़ी नज़दीक था, जिस वजह से राघव और लावण्या दोनों को वहां लाया था। वही अर्जुन ने उनके आने से पहले ही हॉस्पिटल के बेस्ट स्टाफ को तैयार करवा दिया था, जिसे वजह से राघव को हॉस्पिटल में लाते ही उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू कर दी थी, बिना किसी प्रोसीजर की। वही कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, जहां अभी तक आईसीयू रूम से केवल एक ही नज़ आ कर रही थी, जिसे देख वह खड़े सबने राघव के कंडीशन के बारे में पूछा, लेकिन नज़ ने किसी का भी जवाब देते बिना सिर्फ इंतज़ार करने को कहा था। ऐसे ही करते करते 2 घंटे भी बीत जाते हैं। वही लावण्या भी होश में आने लगाती है, जिसे देख सुधा जी चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने लगती है। वही सुधा जी की आवाज़ सुन वीर और समीर जी अपनी बहन और बेटी की चिंता के लिए वह से भाग गए। वही कुछ डॉक्टर भी लावण्या के रूम की तरफ चले गए, जिसे देख सुधा जी चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने लगती है। वही सुधा जी की आवाज़ सुन वीर और समीर जी अपनी बहन और बेटी की चिंता के लिए वह से भाग गए। वही कुछ डॉक्टर भी लावण्या के रूम की तरफ चले गए। वही अभी भी आईसीयू रूम के बाहर अर्जुन और जिया करीना के साथ खड़े थे। जिया और किरण तो एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन अर्जुन यहाँ से वह चक्कर लगाए जा रहा था। उसी के साथ अपने पापा यानी बटलर काका की बातें याद कर रहे थे, जो कि राघव को पिछली बार इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था तब बोली थी। वही कुछ ही मिनट्स बाद सब देखते हैं कि लावण्या वीर के सहारे के साथ उनकी तरफ आ रही है, जहां अभी राघव का ऑपरेशन चल रहा था। लावण्या वह आकर राघव की कोई न्यूज़ आने के राह में ही खड़ी रहती है, क्योंकि उसको वीर ने पहले ही बता दिया था कि राघव का अभी ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे ही 1 और घंटा बीत जाता है, जहां आईसीयू की लाइट बंद हो जाती है। उसी के साथ सारे डॉक्टर जो राघव का ऑपरेशन कर रहे थे वो बाहर आ जाते हैं, जिसे देख सबसे पहले लावण्या दौड़कर उनके पास चली जाती है। वही बाकी सब भी लावण्या और उन डॉक्टर को घिरकर खड़े हो जाते हैं। लावण्या डॉक्टर के पास आ जल्दी से अपनी रोने सी आवाज़ में पूछती है, मेरे पति कैसे है? वो ठीक तो है ना अब? लावण्या का सवाल सुन डॉक्टर उसी सीरियस चेहरे के साथ कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब मिस्टर राघव खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुन सब खुशी हो रहे थे कि तभी डॉक्टर अर्जुन से कहता है, मिस्टर अर्जुन, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आओ। जिसे सुन अर्जुन हाँ मैं ओके बोलकर उनके साथ जाने लगता है। वही वीर भी एक झट के साथ अर्जुन के पीछे जाने लगता है। 36 लावण्या का राघव के लिए प्रण। अब आगे। लावण्या की बात सुन सब तो सहम गए थे, क्योंकि अब किसी को भी लावण्या के आगे की मोमेंट का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। सबको लावण्या की अब चिंता होने लगी थी, क्योंकि राघव के कोमा के बाद पर लावण्या का अगला रिएक्शन क्या होगा। सब अभी इसी चिंता में थे। वही वीर जल्दी से उठ लावण्या के पास जाते हुए कहता है, लावण्या, असल बात मैं बताता हूँ, चलो हम तुम्हारे कमरे में चलकर बात करते हैं। इतना खाने के साथ वीर लावण्या के दोनों कंधे पकड़कर पीछे मोड़ने को होता है, परंतु लावण्या अपने भाई के दोनों हाथों पर हाथ रख कहती है, भाई, मुझे अभी के अभी राघव को देखना है, और हाँ, इस बार मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। लावण्या के आंखों में एक अलग ही जुनून देख सब लोग शांत हो लावण्या को राघव के कमरे में जाने के लिए इशारा आकर देते हैं। वही लावण्या भी किसी को कुछ भी ना बोलकर सीधे राघव के रूम में चली जाती है। लावण्या के राघव के रूम में जाने के बाद सुधा जी सीधे एक आवाज़ के साथ अपने पास ही के कुर्सी पर बैठ जाती है, धड़ाम। वही सुधा जी ऐसी हालत देख समीर जी तुरंत उनके पास आ जाते हैं। सुधा जी अपने आप को कब से रोने से रोके हुए थी, वो समीर जी को अपने पास देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद खुद को रोने से रोकते हुए कहती है, क्या सच में आप भी मुझे बुरा मानते हो? मुझे मालूम है मैं राघव को बहुत बुरा भला कहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसको दिल से अपने बेटी से दूर करने की नहीं चाहा था। मैं तो उसको गालियाँ बुरा भला सिर्फ इसीलिए कहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि राघव अपने आप को हम सबके सामने प्रूव करे। लावण्या को जिस तरफ पति चाहिए वो राघव बनके दिखाए, मैं तो सिर्फ यही चाहती थी, जिस वजह मैं हमेशा राघव को कजच न कुछ कहते रहती थी। मैंने डाइवोर्स की बात भी इसलिए ही करती की थी, राघव मेरी धमकी सुनकर अपने आप को साबित कर सके। मैंने कभी नहीं चाहा था कि राघव और लावण्या का सच में डाइवोर्स हो जाए।
मैं मानती हूँ आज राघव और लावण्या के इस हालत के पीछे मैं भी उल्टी जिम्मेवार हूँ। लेकिन मैं सच कह रही हूँ जी, मैंने कभी कभी राघव के लिए बुरा नहीं चाहा था। इतना कहने के साथ सुधा जी फिर से रोने लगती है। ऐसे रट हुए आगे कहती है, आप कुछ करिए ना, मैं अपने दोनों बच्चों को ऐसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। आप कुछ करिए ना प्लीज़। इतना कहने के साथ सुधा जी और भी अपने आप को गिल्ट डूब कर रोने लगती है। अपनी बीवी यानी सुधा जी को ऐसे रोते देख समीर जी कहते हैं, सुधा जी मुझे मालूम है तुम राघव को वो सब क्यों कहती हो। उसी के साथ मुझे ये भी मालूम है कि आप राघव बेटे को सबके सामने कितना भी क्यों ना बोलते हो। लेकिन अकेले मैं छुपकर उसके लिए आपको रोते हुए देखा है। मेरे दोस्त और भाभी के जाने के बाद मैंने तो उसको बाप का प्यार दिया था, लेकिन उसको माँ का प्यार तो आपसे ही मिला था। आपको पता है राघव रात में 12 बजे के आसपास खाने के लिए क्यों उठता है। समीर जी की बात सुन सुधा जी, जो अभी अपने गिल्ट से थोड़ा बाहर ही आ रही थी, समीर जी की लास्ट वाली लाइन सुन उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जिसे देख समीर जी हंसते हुए कहती है, मुझे और वीर को ये पता है कि जब हमारे घर में रात का डिनर खत्म हो जाता है और राघव के लिए कुछ भी नहीं बचता, तब आप ही छुपकर राघव के लिए रात को सब लोग सोने के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाकर रखते हो, जिस वजह से राघव हर रात 12 बजे के बाद खाने के लिए किचन में आ जाता है। और यह बात घर में राघव, मुझे, वीर हम तीनों को पता है। जिसे सुन सुधा जी अपनी आंखें बड़ी करके समीर जी और वीर दोनों को देखने लगती है। जिसे देख वीर भी अपना सर हाँ में हिलता है। वही सुधा जी मन ही मन कहती है, मुझे कैसे कैसे नहीं मालूम होगा कि राघव हर रात 12 बजे के बाद ही खाने के लिए क्यों आता है। मैं उसकी सगी माँ क्यों ना हूँ, लेकिन मैंने उसको बचपन में उतना ही प्यार दिया है जितना मैंने अपने दोनों बेटों को दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद मेरा रवैया राघव के लिए बदल गया है, लेकिन मैंने कभी उसको प्यार करना बंद नहीं किया था। इतना कहने के साथ सुधा जी समीर जी के हाथ पर हाथ रख अपने आंखें बंद कर राघव के बारे में सोचने लगती है। वही समीर जी और वीर सुधा जी को शांत होते देख दोनों के एक्सप्रेशन भी नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन वह खड़े सबको अब राघव और लावण्या के लिए चिंता होने लगती है। हाँ दोस्तों, सुधा जी बुरे नहीं है, सिर्फ फक्र इतना है कि अपनी बेटी के लिए वो एक परफेक्ट दामाद जाती है, जिस वजह से वो राघव को उस काबिल बनाना चाहते हैं कि कोई भी राघव को लावण्या के लिए कम ना समझे। राघव और लावण्या का रिश्ता बचपन में ही तय किया था, जिसका फैसला सुधा जी ने ही राघव के फैमिली के सामने रखा था। दूसरी तरफ राघव के रूम में लावण्या राघव के पास बैठ रोए ही जा रही थी। राघव के इस हालत को देख लावण्या अपने आप को ही जिम्मेवार समझ रही थी, जिस वजह से लावण्या नादर ही अंदर गिल्ट से मरे जा रही थी। लावण्या राघव को देख उसके हाथ पर हाथ रख कहती है, मैंने सिर्फ तुमको मेरे से ही कुछ देर के लिए अलग किया था, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। हाँ, मुझे मालूम है मेरे हाथों से बहुत गलतियाँ हुई है, गलतफहमी में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगनी चाहती हूँ। मैं हमारे इस टूटे हुए रिश्ते को एक मौका देने की परमिशन मांगना चाहती थी, लेकिन तुम तो मुझसे इतने रूठ गए हो कि मेरे साथ बातें ना कर सको, मुझे देख ना सको, इसलिए इस तरफ कोमा में चले गए। लावण्या इतना कहकर रोने लगती है। लावण्या फिर अपने आंसू साफ करके आगे कहती है, राघव तुमको मालूम है, जब शादी का मतलब मालूम हुआ, तब मैं तुमसे हमारी शादी के बारे में पूछती थी, तुम क्या कहते थे। हाँ मुझे याद है राघव, तुम हमारे शादी के बारे में बचपन से ही सपने देखते आ रहे हो, जिसमें हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हंसी खुशी हमारे बच्चों और फैमिली के साथ खुशी खुशी रहेंगे। तुमने मुझे कहा था कि तुमको लाइफ में मेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कह लावण्या शांत हो जाती है। फिर कुछ मिनट शांत रहकर आगे कहती है, मैं ही पागल थी जो दूसरों के बहकावे में आकर हमारे रिश्ते पर शक करने लगी। मैं तुम पर शक करने लगी। मुझे कभी भी तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे एहसासों में प्यार नहीं नजर आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से। मैं मानती हूँ राघव, मैंने एक बार तुमको कहा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम इस रिश्ते के लायक नहीं हो, लेकिन आज मैं कह रही हूँ राघव, तुम हर एक बात से एक रिश्ते के लिए लायक हो, वो भी मेरे से कई ज़्यादा। इसलिए राघव मुझे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका, हमारे इस रिश्ते को सुधरने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज़ ना राघव, प्लीज़ मुझे माफ़ करो ना, मुझे एक मौका दो ना प्लीज़। इतना कहने के साथ लावण्या अब जोर जोर से रोने लगी थी, जिसकी आवाज़ बाहर भी सबको सुनाई दे रही थी। लेकिन कोई भी राघव के रूम के अंदर नहीं गया, क्योंकि सब जानते थे कि लावण्या को अपने मन में दबा हुआ एहसास, अपना गिल्ट बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसी वजह सब बाहर ही बैठे लावण्या के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। वही राघव के रूम के अंदर लावण्या कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद मन ही मन कुछ सोच अपनी जगह से खड़ी हो राघव से कहती है, अच्छा तो राघव तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना, तुम इस बेहोशी से बाहर नहीं आओगे ना, फिर अच्छा है,
तुम भी देखो, जब तक तुम कोमा से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं क्या करती हूँ। इतना कहने के साथ लावण्य अपने सारे आंसू पोंछती है। फिर आगे बढ़कर राघव के लिप्स पर किस करके कहती है, मैं चाहती थी कि हमारे इस पहले किस को हम दोनों महसूस करें, लेकिन आज सिर्फ मैंने ही महसूस किया है, जिसमें मुझे तुम्हारा एहसास तो हुआ, लेकिन उसमें मैं तुम्हारा प्यार भी एहसास करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगी, फिर चाहे मुझे तुम्हारी नौकरानी ही क्यों ना बनाए पड़े। इतना कहने के साथ लावण्या राघव की तरफ एक बार देख रूम से बाहर चली जाती है। लावण्या अपने तेज कदमों के साथ राघव के रूम से बाहर आने लगती है, जिसे देख सभी अपनी जगह खड़ी हो जाते हैं। सुधा जी लावण्या को देख कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ने को होती है कि तभी लावण्या हाथ दिखाकर कहती है, मुझे किसी के साथ भी कोई बात नहीं करनी है। इतना कहने के साथ लावण्या वहां से जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे वीर, समीर जी और सुधा जी भी जाने लगते हैं। वही अर्जुन, जिया और किरण वही खड़े थे। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि लावण्या के पीछे जाए या नहीं जाए, क्योंकि लावण्या का राघव के लिए बर्ताव को देख किरण लावण्या से अच्छे से बात भी नहीं करती है, जिस वजह से क्री अभी तक वही रुकी हुई थी। वही अर्जुन और जिया राघव के लिए वह रुके हुए थे, क्योंकि उन दोनों के लिए राघव से बढ़कर और कोई भी नहीं है। वही लावण्या अभी सीधा सीधा जा रही थी। अभी उसके दिमाग एकदम खाली था, उसे समझने में नहीं आ रहा था कि राघव को कोमा से बाहर लाने के लिए क्या करे। वही तीनों माँ पिता और भाई लावण्या के पीछे पीछे ही आ रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि लावण्या राघव के लिए अपने आप को कुछ ना करे, जिस वजह से तीनों भी लावण्या के पीछे जा रहे थे। लावण्या जो अभी तेज कदमों के साथ जा ही रही थी कि उसकी नज़र अपने सामने गणपति की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देख लावण्या जल्दी से उससे पास जा कहती है, आज तक मैंने किसी भी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ा है, लेकिन आज मैं अपने राघव के लिए तुम्हारे आगे भिख मांग रही हूँ। मेरे राघव को कोमा से बाहर लाओ जल्दी से जल्दी। मैं सिर्फ मेरे राघव के लिए तुम्हारे आगे झुकी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे राघव को होश में लाओ। जब तक मेरा राघव होश में नहीं आ जाता तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी, मैं यही ऐसी तरफ बैठे रहूंगी। इतना कहने के साथ लावण्या वही बैठ जाती है बीच रास्ते में। उस फ्लोर पर अभी बहुत ही कम लोग थे, या यूँ कह सकते हो सिर्फ कपूर फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि वो फोल्डर सिर्फ हॉस्पिटल के वीआईपी मेंबर्स के लिए ही बना था, जिस वजह से वह कोई भी चहल पहल नहीं थी। वही लावण्या को ऐसे भगवान गणेश जी के आगे बैठे देख तीनों सुधा जी, समीर जी और वीर चौंक जाते हैं। तभी वीर अपनी माँ से कहता है, माँ आपने देखा, जो लड़की आज तक किसी के सामने भी नहीं झुकी है, जो लड़की किसी भगवान के मंदिर के चौखट पर भी नहीं गई है, वो आज अपने प्यार के लिए उसी भगवान के सामने अपने पैरों पर झुक राघव के लिए कुछ मांग रही है। जिस पर समीर जी कहते हैं, हाँ वीर, प्यार चीज़ ही ऐसी होती है जो हर किसी को पाने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देती है। वही आज मेरी बेटी अपने प्यार के लिए कर रही है। जिस पर सुधा जी कहती है, लेकिन आपने सुना न लावण्या ने क्या कहा? वो कह रही थी जब तक राघव को होश नहीं आ जाता वो ना ही कुछ खाएगी और ना ही कुछ पिएगी। इस तरह तो मैं अपने दोनों बच्चों को खो दूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इतना कहने के साथ सुधा जी लावण्या को समझने के लिए जाने लगती है, जिसे देख समीर जी जल्दी से उनको रोककर कहते हैं, नहीं सुधा, आप वह मत जाओ। आपको भी पता है कि आपकी बेटी कितनी जिद्दी है, अगर उसने कुछ ठान लिया है तो वो उस चीज़ को पूरा करके ही रुकती है। जिस पर सुधा जी अपने नाम आंखों से कहती है, लेकिन आपने उसकी बात सुनी ना, वो क्या कह रही थी, फिर भी आप मुझे रोक रहे हो। जिस पर समीर जी जवाब देते हैं, हाँ मैंने सुना है, तब भी मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि सच्चा प्यार ही कुछ भी कर सकता है, जिसके आगे भगवान भी अपनी हार मान जाते हैं, इसलिए मैं तुमको रोक रहा हूँ। लावण्या के इस जिद की वजह से अगर राघव जल्दी से होश में आ गया तो हम सब के लिए कितनी अच्छी बात होगी। और तुम ही सोचो, अगर राघव जल्दी से होश में नहीं आया तो लावण्या का क्या होगा? ऐसा ना हो कि वो अपने साथ कुछ करे। इतना कहने के साथ समीर जी सुधा जी को छोड़ देते हैं। वही सुधा जी समीर जी की बात सुन अपनी जगह ही खड़ी रखकर लावण्या की तरफ देखने लगती है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद सुधा जी कहते हैं, ठीक है, यही सही, जब तक मेरे दोनों बेटे ठीक नहीं हो जाते मैं भी कुछ नहीं खाने वाली। इतना कहने के साथ सुधा जी भी लावण्या के पास जाकर बैठ जाती है, जिसे देख दोनों पिता और बेटा उन दोनों को देखने लगते हैं। वीर दोनों को देख कहता है, पापा अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ राघव के होश में आने का ही हम राह देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि राघव को जल्दी से जल्दी होश आए, नहीं तो। इतना कहने के साथ वीर रुक जाता है, क्योंकि वो आगे की बात नहीं बोलना चाहता था। वही समीर जी भी राघव की बात समझकर कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा, चलो हैं यही कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और हाँ घर पर फ़ोन करके यहाँ सबके लिए कुछ खाने को मंगवा दो। वीर अपने पापा की बात सुन उनको कुर्सी पर बिताकर कपूर मैंशन में फ़ोन करके सब बता देता है।
आज के लिए इतना हाय। अब आगे क्या होगा? राघव कोमा से बाहर आएगा या नहीं? अगर राघव कोमा से बाहर नहीं आया तो लावण्या वैसे ही भूखे पेट बैठे रहेगी, या लावण्या के साथ भी कुछ हो जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी द रेबल घर जमाए।